हेलो बच्चों, हम बात कर रहे थे रोड्स मॉडल के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में हम काफ़ी डिस्कशन किए थे, तो एक बार इसको एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं और सारे पॉइंट को आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट करते हैं। तो पहला पॉइंट है, इट इज़ ए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होता है। दिस मॉडल वाज बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स। तो वोट्स मॉडल का आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाएंगी। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट बात किए थे, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। जैसे हम बात करें, आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, सेल होते हैं, ऑर्बिट होते हैं या सेल होते हैं। इसे बोलेंगे 1 2 3 बोलेंगे, या आप बोल सकते हो के एल एम सब होते हैं। तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम जो होगा ये किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये है हमारा h/2π। n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट बताता है, मीन्स 1 2 3 4। अब समझना, ये n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है तो कितना आएगा, h/2π। जब n की वैल्यू 2 है तो आ जाएगा 2h/2π। जब n की वैल्यू 3 है तो आ जाएगा 3h/2π। इसके बाद थर्ड पॉइंट बात करें तो एंगुलर मोमेंटम कैन हैव वैल्यू सच एज, एंगुलर मोमेंटम h/2π हो सकता है, 2h/2π हो सकता है, 3h/25 हो सकता है, 4h/25 हो सकता है, 5h/2π हो सकता है। क्लियर बच्चों। फिर आगे लिखा, बट कैन नॉट हैव फ्रैक्शनल वैल्यू सच एज। जैसे 1.25h/2π नहीं हो सकता, 1.2h/2π नहीं हो सकता, 2.5h/2π नहीं हो सकता है। हिसाब से कहा जाए 3.5h/2π। तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा आपका सम वैल्यू में, कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू में हमारा एंगुलर मोमेंटम नहीं होता है। चलिए आगे बात करते हैं। लिखा गया है, द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। जैसे हम बात करें, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की चारों तरफ क्या होता है, आपके ऑर्बिट होते हैं, और इस ऑर्बिट में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इसे क्या बोलेंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट या फिक्स्ड एनर्जी। हो सकता है हमारे इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो जिसमें रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन उसे क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट। अगर हो सकता है हमारे इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो इस ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। क्लियर है। ये न्यूक्लियस होता है, 1 पहला सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह बेटा आपका इनफाइनाइट सेल होते हैं, KLMN। फिर आगे समझो, एनर्जी इज एब्जॉर्ब और इमिट व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन स्टेशनरी स्टेट टू अनदर स्टेशनरी स्टेट। जैसे हम बात करें, ये आपका न्यूक्लियस होता है, ये आपका पहला सेल होगा, ये दूसरा सेल होगा, ये तीसरा सेल होगा, ये चौथा सेल होगा, ये पांचवा सेल होगा, ये छठा सेल होगा। इसको मान लीजिए N1, ये आपको हो गया N2, ये हुआ आपका N3, ये हुआ आपका N4, ये हुआ आपका N5, ये हुआ हमारा N6। अब ये कहा गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा किस ऑर्बिट में है, फर्स्ट ऑर्बिट में है। अब हो सकता है कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, N1 से N2 में जा सकता है, या N1 से N3 में जा सकता है, जब N3 से N4 में जा सकता है, N4 से N5 में जा सकता है, N5 से N6 में जा सकता है। क्लियर। या हो सकता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो, N2 वाले सेल में हो, तो इसे क्या बोलेंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट बोलेंगे। N2 से N3 में जा सकता है, या N2 से N4 में जा सकता है, या N2 से N6 में जा सकता है। क्लियर है। तो जब यदि इलेक्ट्रॉन हमारा लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी या लोअर स्टेट से हायर स्टेट की तरफ जाता है, तो उस केस में एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पे वही लिखा गया कि जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जंप करे, जैसे पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट, यदि इस 1 से 2 में जाए, इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, 1 से 2 में जाए या 2 से 1 में आए,
इस केस में या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है या तो एनर्जी इमिट होता है। तो यहाँ पे लिखा है एनर्जी एब्जॉर्ब होता है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इनर टू आउटर ऑर्बिट। मतलब हमारा देखिए पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये है आपका N1, ये है आपका N2, ये है आपका N3, ये है आपका N4, ये है आपका N5। ये आपका इनर सेल होगा। इसे स्टेशनरी स्टेट ऑर्बिट बोलते हैं क्योंकि जिस आपका इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में है। यदि आपका इलेक्ट्रॉन N1 में है, N1 से किस में गया, N2 में गया, या N1 से किस में गया, N3 में गया, या N1 से किस में गया, N4 में गया, या N1 से किस में गया, 5। जब लोअर एनर्जी से हायर या लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल की तरफ जाता है या इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट की तरफ जाता है, उस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकता है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। ये भी हो सकता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में हो, सेकेंड, तो N2 से N3 में जा सकता है, N2 से N4 में जा सकता है, N2 से N5 में जा सकता है, N2 से इनफाइनाइट भी जा सकता है। तो जब इनर से आउटर की तरफ जा रहा है तो इस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। या हो सकता है हमारा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में हो, थर्ड ऑर्बिट में हो, तो N3 से N4 में जा सकता है, N4 से N5 में जा सकता है, या N3 से इनफाइनाइट में जा सकता है। या हो सकता है हमारा इलेक्ट्रॉन किस में हो, 4 वाले में हो, तो इससे बोलेंगे स्टेशनरी ऑर्बिट। तो N4 से N5 में जा सकता है, N4 से N6 में जा सकता है, या N4 से इनफाइनाइट में जा सकता है। तो इस केस में एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। क्लियर। फिर सेकंड पॉइंट लिखा इज इमिट्स व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम आउटर टू इनर ऑर्बिट। जैसे 2 से, ठीक है, अब समझना बेटा इसको कैसे। जैसे हमारा ये है पहला से 1 2 3 4 5 6, ये है आपका N1, ये है आपका N2, ये है बच्चा आपका N3, ये है आपका N4, ये है आपका N5, ये है आपका N6। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन किस वाले ऑर्बिट में हो, N5 में, ये है आपका आउटर ऑर्बिट। यदि हमारा N5 से हमारा इलेक्ट्रॉन बेटा किस ऑर्बिट में है, 5th वाले ऑर्बिट में। जब N5 से N4 में आ गया तो आउटर से इनर की तरफ आ रहा है, इस केस में एनर्जी क्या इमिट होगा। क्लियर। या हमारा N5 से N3 में आ सकता है, या N5 से N2 में आ सकता है, या N5 से N1 में आ सकता है। समझना, जब N5 से N4 में आए, या N3 में आए, या N2 में आए, या N1 में आए, इस केस में एनर्जी क्या होगा, इमिट होता है। लेकिन जब N5 से N6 की तरफ जाए तो एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन N4 में है, तो जब N4 से N3 में आ जाए, या N4 से N2 में आ जाए, या N4 से N1 में आ जाए, तो इस केस में एनर्जी क्या होगा, इमिट होगा। लेकिन जब N4 से N5 की तरफ जाएं, या N4 से N6 की तरफ जाएं, तो वहाँ पे एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। क्लियर। जब आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट की तरफ आते हैं तो उस केस में एनर्जी इमिट्स होता है। लेकिन जब इनर से आउटर की तरफ जाते हैं उस केस में एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। इन्होंने बोर्स मॉडल में बताया। फिर अगला पॉइंट नोट करिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम इनर टू आउटर ऑर्बिट बाय एब्जॉर्बिंग डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब हमारा इलेक्ट्रॉन जैसे इनर ऑर्बिट में है, आगे बेटा बता रहे हैं, इसको नोट करिए। फिर यहाँ लिखा है कि द न्यू स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी एक्साइटेड स्टेट। आगे हम बात करें बेटा, ध्यान सुना एक एक पॉइंट को। जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये है आपका N1 है, ठीक है। अब क्या हुआ, लोअर एनर्जी, इसे ग्राउंड स्टेट। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन हमारा एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो ग्राउंड से किस में जाएगा, हायर एनर्जी में। इसे क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो N1 से किस में गया, N2 में गया, जिसे क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके नए न्यू स्टेट में जाता है, नए स्टेट में जाता है, उसे क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। अब समझना, अब आप इफ़ इलेक्ट्रॉन इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहा जाए, मतलब आपसे कहा जाए अमेरिकन कि इलेक्ट्रॉन किस में है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इट मीन्स नाउ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट। अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है
मतलब उस केस में हमारा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में होगा, सेकेंड ऑर्बिट में। आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन हमारा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है, समझना बेटा। यहाँ पे ये है आपका N1, ये है आपका N2, ये है आपका N3, ये है आपका N4, ये है आपका N5 और ये है आपका N6। आपसे कहा जाए, देखिए जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ऑब्जर्व करता है तो ग्राउंड से किस में जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है। क्लियर। तो इसे क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। जब आपसे पेपर में पूछा जाए कि इफ़ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, समझना। आपसे कहा जाए इफ़ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जब फर्स्ट बोले तो हमारे इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, सेकेंड। जब साफ बोला जाए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तो सेकेंड से मतलब क्या माने बेटा, किस ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट में है। आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन हमारा थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है तो वहाँ पे n की वैल्यू क्या मानेंगे, 4, मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, 4। अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन हमारा फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में है तो वहाँ पे n की वैल्यू क्या मानेंगे, 5। बेटा आगे जब न्यूमेरिकल कराएंगे समझ में आएगा। आपसे कहा जाए इलेक्ट्रॉन हमारा 6 एक्साइटेड स्टेट में है तो वहाँ n की वैल्यू क्या मानेंगे, 7। क्लियर। अब आगे समझा, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट, और वहाँ N1 की वैल्यू 1 होगा। एनर्जी स्टेट अदर देन लोअर एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे N2 की वैल्यू देखिए, N1 तो हमेशा 1 होगा, ग्राउंड स्टेट 1 होगा, N2 क्या 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट। आपसे कहा जाए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट N2 की वैल्यू 2, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट N की वैल्यू 5 या N2 की वैल्यू 5। अगर आपसे कहा जाए थर्ड एक्साइटेड स्टेट N की वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। समझ में आ रहा। अब आगे समझना, यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा गया है, बोर्ड्स मॉडल एप्लीकेबल फॉर ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये हमारा किसके लिए एप्लीकेबल होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1, तो यहाँ पे Z की वैल्यू क्या होगी, 1। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1, मतलब हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होगा 3, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। समझा। ये आपसे कहा जाए लिथियम 2+, तो एटॉमिक नंबर बेटा क्या होगा, 3। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे बचेगा 1, जो कि आप प्रीवियस लेक्चर में इस पर काफ़ी एक्सप्लेनेशन किए हैं। चलिए अब यहाँ समझना बेटा एक एक पॉइंट को। यहाँ पे लिखा रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, हीलियम प्लस, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+। हमें रेडियस निकालना है तो लिखा है ऑल द स्पीसीज कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, जितने भी स्पीसीज में हैं 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, निकालना सीख गए हैं। द रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग फार्मूला। रेडियस का एक फार्मूला होता है Rn इक्वल n² h² अपॉन 4 π² m e² z। n क्या बताता है, ऑर्बिट। n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट। h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है प्लैंक कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34। 4 पाई की वैल्यू होती है 22/7। m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई मतलब क्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप लोग बेटा NCERT बुक ओपन करेंगे तो वहाँ पे मिलेगा। अब क्या करते हैं, h की वैल्यू 4 πm e² की वैल्यू पुट करते हैं। तो जब पुट करते हैं हमारा जो आता है कैलकुलेशन, सिर्फ आप बेटा फार्मूले याद करने। 3 फार्मूले, मीटर में पूछा जाए तो ये फार्मूला लगाएंगे, एंगस्ट्रॉम में पूछा जाए तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, पिकोमीटर में पूछा जाए तो ये वाला फार्मूला। आपके एग्जाम में मैक्सिमम इन्हीं 2 फार्मूले से पूछे जाते हैं। यदि मीटर में पूछा जाए तो आपको जो फार्मूला होता है n² / z × 0.529 × 10⁻10, या आप बोल सकते हैं 0.529 × 10⁻10 × n² / z मीटर। और आपको पता है बच्चों 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर, ये पढ़े होंगे।
जब आपके पेपर मीटर में पूछा जाए तो 0.529 इंटू 10⁻10 इंटू एन स्क्वायर। क्लियर। आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होगा 10⁻10 मीटर, तो यहाँ पे 10⁻10 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा 1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो जब पेपर में एंगस्ट्रॉम पूछे तो आपका रेडियस फार्मूला होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपान जेड। एन क्या है आपका ऑर्बिट और जेड क्या है एटॉमिक नंबर। जेड हमारा क्या है एटॉमिक नंबर। जब पेपर में पिकोमीटर में पूछा जाए तो क्या आंसर आएगा। पिकोमीटर में होता है 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, एन स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर। जब आपसे पिकोमीटर में आंसर पूछा जाए तो होगा 52.9 एन स्क्वायर अपान जेड होता है। तो 3 फार्मूले हैं, मीटर का फार्मूला, एंगस्ट्रॉम एंड पिकोमीटर। क्लियर है। चलिए जैसे पूछा फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक नंबर क्या होगा 1 होगा। एन की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। हीलियम प्लस के लिए एटॉमिक नंबर 2 होगा, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट हो सकता है। लिथियम 2 प्लस के लिए एटॉमिक नंबर 3 होगा और एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट हो सकता है। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्बिट। अगर आपको सेकेंड एक्साइटेड ऑर्बिट, एन की वैल्यू क्या रखेंगे थर्ड। अगर आपसे बोला जाए फोर्थ एक्साइटेड ऑर्बिट तो एन की वैल्यू क्या रखेंगे 5 रखेंगे। तो यहाँ तो बेटा क्लियर हो गया। चलिए आगे हम कुछ बात करते हैं। चलिए यहाँ पूछा गया है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयंस। ठीक है, और हमें निकालना बेटा एंगस्ट्रॉम में। हम एक बता दे रहे हैं तो पूरा कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयंस। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2 होता है। किस किस ऑर्बिट के लिए पूछा गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अगर फर्स्ट के लिए बात करें तो एन की वैल्यू क्या होगी 1। तो रेडियस का फार्मूला क्या होगा आर एन बराबर हो जाएगा 0.529 इंटू एन की वैल्यू क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर अपान एटॉमिक नंबर हीलियम कितना होगा 2। आर एन बराबर आ जाएगा 0.529 अपान 2 एंगस्ट्रॉम। बेटा निकाल लेंगे। पूछा गया सेकेंड ऑर्बिट, तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए आर एन बराबर क्या हो जाएगा 0.529। एन क्या होता है ऑर्बिट, किस ऑर्बिट के लिए सेकेंड, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपान एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। आपसे पूछा थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, तो थर्ड के लिए क्या हो जाएगा आर एन इक्वल हो जाएगा 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर अपान 2 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आ गया होगा, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयंस। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू रखेंगे 1। फार्मूला क्या होता है 0.529 एन स्क्वायर अपान जेड एंगस्ट्रॉम। तो एन की फर्स्ट के लिए एन की वैल्यू रखेंगे 1 का स्क्वायर, सेकेंड के लिए क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर और थर्ड के लिए क्या रखेंगे 3 का स्क्वायर। और एटॉमिक नंबर सब में क्या होगा कॉमन होगा। अब यहाँ पे अगला समझें, पूछा कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड, किसके लिए पूछा गया थर्ड बोहर्स ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+ एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+। अब समझना, पहले हम बात करते हैं बेरिलियम के लिए। तो इसका एटॉमिक नंबर जेड की वैल्यू कितनी होगी 4। किस ऑर्बिट के लिए पूछा गया थर्ड, तो एन की वैल्यू क्या रखेंगे 3। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपान जेड। 0.529 इंटू एन की वैल्यू कितना रखेंगे 3 का स्क्वायर अपान 4। बेटा आप लोग सॉल्व करिएगा, आपका आंसर है। सेकेंड पूछा गया है फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+, किसके लिए पूछा गया है
लिथियम 2 प्लस, एटॉमिक नंबर क्या होगा 3, किस ऑर्बिट के लिए फिफ्थ के लिए n की वैल्यू क्या होगा 5। अब रेडियस की बात करें, फार्मूला क्या 0.529 इंटू n की वैल्यू कितना 5 का स्क्वायर अपान z की वैल्यू लिथियम क्या होगा बच्चों 3, तो r बराबर आ जाएगा 0.529 इंटू 25 अपान 3 एंगस्ट्रॉम। ये आप लोग कैलकुलेट करिएगा, आपको बेटा समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना है बच्चों, थैंक यू। अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे।